वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको देखना होगा, और इसमें हम एक लेक्चर भी लेंगे। तो ये जो आपकी वैकेंसी रिलीज़ हुई है एम्स में हुई है, और सभी एम्सों में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी जो आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, जोधपुर में है, रायपुर में है, आपका पटना में रिलीज़ हुई है, भुवनेश्वर में रिलीज़ हुई है, भोपाल में रिलीज़ हुई है, और भी जगह बहुत एम्सों में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सभी का जो सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है, और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सभी जितनी भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सभी के एग्ज़ाम सेम डे रहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। जितने भी एम्स रहते हैं सभी के एग्ज़ाम अलग अलग रहते हैं। मतलब किसी का अक्टूबर में होगा, किसी का नवंबर में होगा, किसी का दिसंबर में होगा। तो ऐसे जो है एम्स अपने एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट के कुछ टॉपिक्स। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सब्जेक्टिव। अभी जो है मेन हम देखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे लेक्चर में। और इसका जो है पेड कोर्स भी हमने लॉन्च करा है। तो अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके कोर्स के रिगार्डिंग जो डिटेल रहेगी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारी जो वीडियो लेक्चर की क्लास रहेगी उसमें हम फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है, डेफिनेशन, एम और इम्पोर्टेंस, रूल और जनरल प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, फर्स्ट एड के उद्देश्य, और इसके साथ ही जानेंगे फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज। तो काफ़ी लोग क्या है हिंदी में चाहते हैं सिलेबस और नोट्स, काफ़ी लोग इंग्लिश में चाहते हैं। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगी और इंग्लिश के कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में चाहिए तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ये पूरी क्लास किस में मिलेगी आपको, हिंदी में। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं या फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप लोग जो हैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो लिंक है वो मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा की आधारभूत तकनीकें। जो आपका फर्स्ट एड रहता है उसको आपको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। मतलब जो कोई अगर चोटिल होता है या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले जो दिया जाता है वो आपका फर्स्ट एड दिया जाता है। तो इसमें हमें क्या जानना होगा, फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या रहता है, प्राथमिक उपचार और विधि किस तरीके से रहती है, किस आपात स्थिति से निपटना है आपको, और बेसिक सीपीआर। देखिए सीपीआर पर भी जो है आपने देखा होगा सिलेबस में कि सीपीआर से एडी से चोटी तक का शुरुआती आकलन देखेंगे, आपका स्वास्थ्य लाभ की स्थिति देखेंगे, और जो आपका रहेगा प्राथमिक चिकित्सा में जो आपका ओवरफ्लो चार्ट रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि बेसिक आपका फर्स्ट एड में होता क्या है, जो प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जब दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई बीमार पड़ता है, तो उसको क्या है हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है, और एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, और एम्बुलेंस आने के बीच का जो समय होता है तो उसमें जो आप सुविधा दे देते हैं पेशेंट को, जो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ही आपका फर्स्ट एड कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, दुर्घटना में किसी आहत व्यक्ति अथवा बीमार व्यक्ति को किसी चोट लगने अथवा अचानक बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस आने से पहले, किसी योग्य चिकित्सक या चिकित्सक के आने से पहले, किसी ऐसे स्थान पर पहुंचाने से पहले जहां पर्यवेक्ष जो आपका चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जा सकता है, तो प्रदान की जाने वाली जो सहायता है उसको क्या कहा जाता है, आपका प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहने वाला है। मतलब कोई बीमार हो गया उसको आपको ट्रीटमेंट मतलब पहुंचाना है हॉस्पिटल तक या फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, और आपको कैसे उसको सहायता करनी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें कि तत्काल आपको देखभाल और किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपका फर्स्ट एड का। तो जिसमें कि ये आपका क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उनमें से आपको एक को टिक करना होगा। तो क्या उद्देश्य होता है, जीवन रक्षा करना, किसी व्यक्ति की बीमार की हालत को बदतर होने से बचाना। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के अंदर लोग फंस जाते हैं एक्सीडेंट के कारण, तो उसको बचाना मतलब बाहर उनको अच्छी जगह पर पहुंचाना, और एम्बुलेंस को फ़ोन करना, आपका फर्स्ट एड करना, मरहम पट्टी करना, उस प्रक्रिया को भी आपका फर्स्ट एड के अंदर ही लिया जाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य लाभ देना, तो ये सभी उद्देश्य आपके जो हैं फर्स्ट एड के
रहते हैं। पीड़ित को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना, सुरक्षित वाहन में पहुंचाना, सहायता करना, तो ये सभी उद्देश्य आपके फर्स्ट एड के कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। अब जो सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता, मतलब किसको जो है जो फर्स्ट एड कौन दे सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन रहेगा। जब आपने ये फॉर्म के लिए अप्लाई करा होगा तो आपका जो है एक सर्टिफिकेट मांगा होगा एक्सपीरियंस के तौर पर, तो वही चीज़ इस पर हम जानेंगे कि क्या रहती है। तो जो आपका प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी प्रशिक्षण निकाय का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि यह उल्लेखित किया गया हो कि आप लोग जो हैं प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है। और जैसे कि सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया ये प्रोवाइड कराती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो है प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है उन अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाता है जो कि इसके लिए ट्रेंड हो, उनको जो है ये पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, या फिर जिन्होंने किसी विशेषज्ञ की निगरानी में प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट एड का या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, वार्ड अटेंडेंट का, वो लोग कहलाते हैं आपका प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, जिसमें कि सेंट जॉन एम्बुलेंस रहता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका रहेगा प्राथमिक चिकित्सा एवं विधि। कौन कौन सी विधियां जो हैं इसमें रहती हैं। इंडियन गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस जो हैं फर्स्ट एड में रहती हैं, तो वो हम देखेंगे, जिसमें कि एक अच्छा और उदार व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी आपातकाल स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है। ठीक है, तो सहायता करने के लिए तैयार रहता है, तो उसको जो है आपका कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो इसमें देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मई 2015, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें कि इंडियन गुड सैमरिटन एवं बाई स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन गाइडलाइन प्रकाशन की थी। ठीक है, प्रकाशित की थी। तो इसमें जो है 12 मई 2015 में ये चीज़ें निकली थी। तो इसमें आपका क्या क्या रहा था वो आप देख लीजिए, कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी सड़क दुर्घटना में किस तरीके से आपको फर्स्ट एड देनी होती है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें कि अगर आप किसी पीड़ित की हेल्प करेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की, अगर आप चाहें तो पूछताछ नहीं हो सकती और एफआईआर भी आपके ऊपर नहीं हो सकती। तो ये पूरी गाइडलाइंस इसमें रही थी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उपचार करने का दायित्व, तो इसमें आपका क्या दायित्व रहेगा, किस तरीके से आपको उपचार करना होगा किसी पीड़ित की, तो ये आपका पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। तो किसी आपात स्थिति से निपटना, तो इसमें जो है बताया जाएगा कि कहीं इमरजेंसी हो गई है या एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ आपको जो पेशेंट है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है उसको सेफ जोन में ले जाएं, उसे ऐसे सुरक्षित जगह पे ले जाएं, पीड़ित व्यक्ति को स्थिति को आकलन करें, मतलब वो कितना बीमार है, मतलब कितना उसको लगी है, सहायता की मांग करें, प्राथमिक चिकित्सा करें। तो ये जो है कुछ 4 पॉइंट्स आपके रहते हैं आपात स्थिति में निपटने के लिए। तो पहला जो चरण रहेगा उसको आपको सुरक्षित क्षेत्र में ले जाना होगा। सपोज अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो गाड़ी के अंदर फंसा है, तो आपको उसको निकाल कर अच्छी जगह पे, समतल जगह पे लेटाना होगा, या फिर कहीं भूकंप आ जाता है तो आपको जो है वहाँ पे जो है सहायता करनी होंगी। ठीक है, तो ये आपका सुरक्षित क्षेत्र में आपको ले जाना होगा। और अगर गाड़ी में किसी तरीके का जो है एक्सीडेंट हो गया तो आपको जो है इस तरीके का एक साइन होता है, जो कि आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर हैजार्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसको जो है लगा देना होगा। ठीक है, गाड़ी से 100 मीटर दूर या 30 मीटर दूर इसको जो है लगाना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार के अंदर ये होता है। और पुलिस को आपातकाल सेवाओं से जो है सहायता लेनी चाहिए। साथ में दुर्घटना स्थल पर लोगों से कहें कि बीड़ी और सिगरेट ना पिएं, और दुर्घटना में जो है हैंड ब्रेक लगा दें। अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो वाहन का हैंड ब्रेक लगा दें। और ये सारी जो है गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती हैं। जो आपका मरीज है जिसको एक्सीडेंट में आहत हुआ है तो उसको जो है सीधा लेटा दें सिर के बल। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको लेटाना होगा। पीड़ित व्यक्ति को घटना स्थल पर उसको छोड़े नहीं, और उसको जो है ज़्यादा लोगों द्वारा जो है घेरे नहीं। तो
तो पुनर्जीवीकरण जिसे कि CPR कहा जाता है, यह तकनीक का भी जो है आपको प्रयोग करना होगा। इससे भी आपको जो है पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रिकवरी पोजीशन इत्यादि का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसमें रहेगा। तो हम देखेंगे सहायता मांगे, आपको पुलिस स्टेशन में या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करना होगा। और ये पूरा इसमें विवरण रहेगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको फ़ोन करना है, कौन कौन सी स्थिति में आपको फ़ोन करना है, एम्बुलेंस, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और अन्य सेवाएं जहाँ पे जैसे कि कहीं भूकंप आया है तो वहाँ आपको NDRF को, SDRF को और नज़दीकी पुलिस केंद्र में सबसे पहले फ़ोन करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहीं दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले आप किसे फ़ोन करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसको फ़ोन करना है, एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना है, अगर कहीं आग लगी है तो फिर फायर ब्रिगेड को और अन्य सेवाओं को आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें, तो इसमें देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कुछ ना दें जो गंभीर रूप से घायल है, कोई दवाई ना दें, अगर वो बेहोश है तो उसको पानी ना पिलाएं और किसी भी चीज़ का आप उसको सेवन ना करवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। और कौन कौन सा पालन आपको करना है ये रहेगा। तो तीसरा आपका पॉइंट रहेगा, हम प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना कब बंद कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अगर वो होश में आ गया है तो तब आप उसको ट्रीटमेंट देना बंद कर सकते हैं। जैसे कि उसकी सांस चलना शुरू हो गई है, या फिर कोई डॉक्टर वहाँ आ गया है, या फिर प्रोफेशनल कोई आ गया है जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, नर्स होगी, तो तब आप अपना जो है चिकित्सा देना बंद कर सकते हैं। या फिर इतना अधिक आप लोग थक जाएं कि CPR आप ना दे सकें तो तब भी आप लोग जो हैं कुछ समय के लिए प्राथमिक चिकित्सा देना बंद कर सकते हैं। यदि घटना स्थल पर आप असुरक्षित हैं या फिर आप लोग असमर्थ हैं उस काम को करने के लिए, जहाँ पे आप फर्स्ट एड दे रहे हैं वो सेफ जगह नहीं है, तब भी जो है आप लोग अपना प्राथमिक चिकित्सा को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा करते समय तनाव। तो उस समय आपको जो है तनाव मुक्त होना चाहिए। अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आपका पुनर्जीवीकरण आधारभूत CPR कहलाया जाएगा। ठीक है, तो CPR क्या रहता है वो हम जानेंगे। तो CPR कुछ इस तरीके का रहता है, कोई व्यक्ति है वो असमर्थ है सांस लेने में, मतलब उसकी सांसें प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं और वो सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है, तो उसके छाती में जो है एक तरीके से जो है आपको प्रेशर देना होगा जिससे कि उसके जो लंग्स हैं वो दोबारा से जो हैं सांस ले पाएँ। ठीक है, तो ये आपका कार्डियोपल्मोनरी रीसर्कुलेशन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी पद्धति आप देख सकते हैं कि कैसे आपको CPR देना होगा। तो ये आपका पुनर्जीवीकरण की पूरी प्रोसेस रहेगी। तो अभी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे आप देखें ये CPR का जो क्लास है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को अगर इसका पूरा कोर्स चाहिए तो ये एक डेमो वीडियो रहेगी। अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सिलेबस के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं पेड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल के साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।